तो कल के वीडियो में आपने धमाकेदार तरीके से देखा अलस कथा को। अलस कथा को अच्छे तरीके से समझने के बाद मुझे पूर्ण भरोसा हो चुका है कि आप उस कथा में आए जितने ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल को, क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 का है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। हेल्प करने की क्या बात है, इसी में से जितना मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दूंगा इसी में से आएगा, इससे आउट नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल है, अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो मैंने बताया था कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। तो चलिए मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूं, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। तो आपको नामक ग्रंथ नहीं देगा, पुरुष परीक्षा से, बस इतना ही देगा। लेकिन मैं आपको टोटल बता देता हूं। आगे देखिए, इस कथा में किसका महत्व वर्णित है? देखिए भाई, अलस कथा चल रहा है तो बार बार मैंने इसका प्रयोग किया, लेकिन आपको बोर्ड में इस नहीं देगा, वहां पे अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है ऐसा देगा। लेकिन चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि अलस कथा का हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, तो इस कथा एक बार अलस कथा लिख दे, उसके बाद इस कथा या इसमें, ऐसा मैंने क्वेश्चन में लिखा है और उसी के अनुसार आप लोग समझ जाइए कि अलस कथा का ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन वहां पे आपको अलस कथा देगा। अगला सवाल है, इस कथा में यानी अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? तो किसका महत्व इसमें वर्णन किया गया, किसके महत्व का? आप सभी जानते हैं, मानव के गुणों का। यानी किसका महत्व वर्णित है? तो मानव गुणों का। किसका? मानव गुणों का, यानी मानव के गुणों का महत्व इसमें वर्णित किया गया है। अगला सवाल, इस कथा के रचनाकार कौन है? तो आप ही बताइए कौन है? विद्यापति जी है। कौन है? विद्यापति। आगे, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कथा से आपको हम कल पढ़ाए थे, प्लीज जाकर देखिए मेरे दोस्त। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी को आलस का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? आलस त्याग का। आलस ऐसे लिखिए, आलस त्याग का। यही तो शिक्षा मिलती है कि आलस का त्याग कर देना चाहिए। अगला, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कौन थे? एक मैथिली कवि थे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथिली कवि। ऐसे वो लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मैथिली कवि सही है। आगे, इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? तो आप बताइए कि इस कथा में, अलस कथा में किसके दोष के बारे में वर्णन है? तो आलस दोष के बारे में है। आलस्य दोष, यानी आलस्य दोषों का। आलस्य दोष, यही इसी दोष का ना वर्णन है भाई जी, बिल्कुल सही है। यानी आलस्य दोषों का वर्णन है। अगला यदि हम सवाल देखें तो अगला सवाल है क्या, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो भाई आप लोग तो जानते हैं, वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। आप नहीं जानेंगे तो फिर जानेगा कौन, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, रोड पे थोड़े टहलना है। रोड पे टहलने के लिए है, अगर जो मान लीजिए रोड पे टहलना चाहते हैं तो इस सबको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वरना अच्छे तरीके से आप यदि बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आने वाले भविष्य में भी आप अच्छा करेंगे, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। आगे देखिए, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? तो किसको देखकर, मतलब कि अग्नि जो घर में लगा, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि घर में आग लगे देखकर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं घर में लगा आग देखकर, या इसी को बोल सकते हैं गृह लग्न। गृह अग्नि लग्न, अग्नि लग्न, इसको ऐसे बोल सकता है आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में कि मतलब गृह लग्न या गृह अग्नि लग्न देखकर सभी धूर्त भाग गए, या घर में लगा आग देखकर। ठीक। आगे देखिए, अलस सलाह में द्रव्यों के ज्यादा खर्च देखकर कोई पुरुष ने क्या सलाह दिया? तो भाई सलाह दिया कि पुरुष आलसियों की परीक्षा ली जाए, यानी आलसियों की परीक्षा की, आलसियों के परीक्षा की, यानी वो ऐसा ही ना सलाह दिया कि अब आलसियों की परीक्षा ली जाए, और परीक्षा लेने के लिए क्या किया? तो घर में आग लगाया जाए, जो असली आलसी होंगे वो रह जाएंगे, और जो नकली मतलब जाली आलसी होंगे, बेवजह मतलब कि जैसे झूठ मूठ का आलसीपन वहां पे दिखाकर और फ्री में भोजन और साथ ही साथ
कपड़ा ले रहे होंगे वो भाग जाएंगे, क्योंकि घर में आग लगेगा तो डर से भाग जाएंगे, उसको धूर्त कहा गया है। आगे देखिए, आग को देखकर कौन भाग गए, यहाँ पे है भाग गए, तो धूर्त, धूर्त भाग गए। आगे कितने पुरुष सोए रह गए, तो कितने पुरुष सोए थे उसमें 4, यानी पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। मैंने बताया था कि पहला ने क्या कहा, दूसरा ने क्या कहा, तीसरा ने क्या कहा और चौथा ने क्या कहा। तो कितने पुरुष सोए रह गए, 4। आगे वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था, यानी यहाँ पे लिख दीजिए, केवल मंत्री लिख दीजिए ना, मिथिला के मंत्री लिख सकते हैं लेकिन मंत्री थे, यही बात मतलब कि आप लोग जान जाइए कि वो मंत्री थे। ठीक, जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार आप लोग टिक कर दीजिएगा। मैं अभी ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जब सभी चैप्टर्स को पढ़ा कर और कंप्लीट संस्कृत मैं बता दूंगा, तो पूरे कंप्लीट संस्कृत का एक मिक्स मतलब ऑब्जेक्टिव सेशन करवाऊंगा। एक नहीं मतलब 10-10, 20-20 ऑब्जेक्टिव सेशन होंगे। ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल रुकना नहीं चाहिए आपसे, एक बात गांठ बांध कर अपने माइंड में सेट कर लीजिए बस। तो चलिए अब देखते हैं 12 नंबर सवाल के बाद 13 नंबर, 14 नंबर, बहुत सारे सवाल है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 13। बहुत ही आसान है, ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड में मतलब जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होगा, जिसमें संस्कृत से यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और वो भी अलस कथा से पूछा जाएगा, तो जितने ये 18 सवाल का मैंने अभी एक तरह से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया हूं, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो मालूम चलेगा कि सारे ऑब्जेक्टिव इसी से पूछे गए हैं। तो क्यों न इसी को अच्छे तरीके से पढ़ ले, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला पुरुष ने क्या कहा, तो आप सभी जानते हैं कि पहला पुरुष ने क्या कहा कि अरे कैसा कोलाहल है, कैसा हल्ला है, कैसा शोरगुल है। यानी पहला पुरुष ने कहा कैसा, ऐसे लिख देते हैं, यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा कोलाहल, या ऐसे लिखिए ना, शोरगुल, शोरगुल है। पहला पुरुष यही कहा। फिर दूसरा पुरुष ने क्या कहा, तो आप ही बताइए, दूसरा पुरुष ने क्या कहा। दूसरा पुरुष ने कहा कि ध्यान समझिएगा, इस घर में लगता है इस घर में आग लगा है, यानी दूसरा ने कहा इस घर में आग लगा है, आग लगा है। तीसरा ने क्या कहा कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें बचाए, यानी कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ये तीसरा ने कहा। चौथा ने क्या कहा, जब ये सब आपस में तीनों बोल रहे थे तो चौथा ने कहा कि अरे बचाल, चुप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो, शांत क्यों नहीं रहते हो। तो यानी चौथा ने कहा कि अरे बचाल, अरे बचाल, चुपचाप, चुपचाप सो जाओ या सो, यही कहा। कौन, चौथा। अगला देखिए, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, वह दानशील था और कारुणिक था। यानी यहाँ पे लिख रहे हैं दानशील एवं कारुणिक, या दयावान भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। जीव किसके सुखों को देखकर दौड़ते हैं, तो सजाति नाम, यानी अपने जाति के सुखों को, यानी सजाति, यहाँ पे ऐसे लिखिए, सजाति के सुखों को, या लिख दीजिए अपने जाति के सुखों को, अपने जाति के सुखों को। यानी फ्री में यदि अपने जाति के लोगों को कुछ मिल रहा है तो वहां पे सब लोग दौड़ जाता है। अभी देखिए बिहार में सरकार सबके अकाउंट में मतलब 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, तो बहुत लोग मतलब बेवजह भी जाकर अपना चेक करवाने लगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि हम लोगों के ग्रुप के लोगों को पैसा मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। यानी अपने जाति के लोगों को सुख या खुशी देखकर सब लोग दौड़ते हैं, वही बात है इसमें। तो यहाँ पे ये सजाती है, सजाती, और यहाँ पे भी वही बात है, ये ऐसे जाती है। ठीक, अपने जाति के सुखों को देखकर। तो यदि मैं आपसे कहूं
कि ऑब्जेक्टिव सवाल यदि कहीं से पूछे जाएंगे तो वह कहीं और से नहीं बल्कि इसी 18 सवालों में से ही आएंगे, यदि इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में तो प्लीज भाई मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें अवश्य, और देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि हमारा क्लियर हो जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले शानदार एपिसोड के साथ, जो कि आपका चौथा चैप्टर है, जिसके बारे में आप सभी जानते भी हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका। यानी इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे संस्कृत के साहित्य को लिखने वाली, मतलब एक तरह से महिला कवियों की रचना के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।